हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग देखेंगे फेडरलिज्म पार्ट थ्री को देखेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, कि इंडिया में प्रैक्टिकली हम लोग देखना चाहते हैं क्या फेडरलिज्म का को इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिया में, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यानी पावर की शेयरिंग हो रही है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग देखना और समझना चाहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, कि किस तरह आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स वेयर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनको या तो कुछ कम किया गया या उनको डिवाइड करके दो स्टेट्स बना दिए गए, या किसी स्टेट में कुछ बाउंड्रीज किसी स्टेट की काट करके जोड़ दी गई। तो ये बहुत सारे चेंजेस इस प्रकार के हम लोग को आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इन चीज़ों को ये चीज़ें दिखाई दी। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट, ये इसलिए किया गया टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज, जो लोग एक तरह के लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, सेम लैंग्वेज, जैसे बंगाली है या मराठी है या गुजराती है, तो अलग अलग बोलियां हैं। तो ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेजेस शेयर कॉमन कल्चर, और जिनका कल्चर एक तरह का है, एथेंसिटी एंड ज्योग्राफी उनकी एक तरह की है, लिव इन सेम स्टेट, उनको एक ही स्टेट में इकट्ठा कर दिया जाए, उसकी बाउंड्रीज को इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाए उस स्टेट की, या किसी स्टेट में से, जैसे यूपी में से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो वहाँ का कल्चर अलग था, पहाड़ों वाला कल्चर है ना, तो वहाँ की बोली भी अलग थी। तो ये एक लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे, एथनिक और जोग्राफिकल डिफरेंसेस के आधार पे हम लोगों ने देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे नए स्टेट्स बना दिए गए और पुराने स्टेट्स को उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया गया। तो ये बात इस चीज़ को बताती है कि लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज और कल्चर और ज्योग्राफी के आधार पे स्टेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की गई इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये फेडरलिज्म को शो करता है कि हाँ, इंडिया में इन बातों का ध्यान रखा गया स्टेट्स को लेकर, पीपल को लेकर, कि उनको इस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस हो कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे ही जैसे बोलने वाले लोग रहते हैं, उनको उस कल्चर में, अपने कल्चर में कंफर्टेबल महसूस हो, इसलिए इस तरह का डिवीज़न स्टेट का किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में जो लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो भी हम लोग को ये बताती है कि इंडिया में वो एक फेडरलिज्म का बढ़िया उदाहरण है। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। हालांकि हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा असंतुष्ट नहीं किया जाना, समझा ये जाता था कि उनको असंतुष्ट ना किया जाए, और इसलिए किसी भी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, और कोई भी नेशनल लैंग्वेज इंडिया की नहीं है आज भी। दो हिंदी इज़ आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहते हैं? काम काज करने की भाषा जो है ना, जिसमें ऑफिशियल काम किया जाए, वो लैंग्वेज जो है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी को दिया गया कि आप चाहे तो हिंदी में काम कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में काम कर सकते हैं, या
अन्य भाषाएं भी उसमें जोड़ी गई। दो हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। बिसाइड देयर आर 22 लैंग्वेजेस, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई, रिकॉग्नाइज इन आर्टिकल, जिसको आर्टिकल 344 1 सब क्लॉज 1, 344 सब क्लॉज 1 एंड 351 में इसकी चर्चा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 344 सब क्लॉज 1 एंड 351, और इसको इन रिटन कि कौन कौन सी भाषाएं होंगी और किस क्रम में हैं वो, उसको रिटन किया गया इन 8th शेड्यूल, और इसको 8वें शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के इसको लिख करके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी बोलियां बोलने वाले लोग हैं, तो सबको प्रेफरेंस देते हुए एक कैटेगरी बना दी गई ऑफिशियल लैंग्वेज की, और उसमें सबसे पहला जो है वो हिंदी को रखा गया। उसके बाद अन्य भाषाएं, जिसमें 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई, है ना, इन आर्टिकल 344 में इसको बताया गया, और 351 में, और इसको इन रिटन बताया गया कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिख करके दर्ज किया गया। तो ये भी लैंग्वेज पॉलिसी जो इंडिया की रही है वो भी ये बताती है कि इंडिया में सबको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, सबकी बात सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी अगर हिंदी बोलने वालों की है तो हिंदी को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, ऐसा नहीं किया गया। तो हम लोगों ने देखा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको भी प्रेफरेंस डेमोक्रेसी में मिलना चाहिए। यही फेडरलिज्म का स्पिरिट है। द थर्ड वन इज़ सेंटर स्टेट रिलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होल्डिंग टुगेदर है, यहाँ पे फॉर्म जो है डेमोक्रेसी की वो होल्डिंग टुगेदर है, और इसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंस करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसका डोमिनेंस होता है। तो कभी कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का या समय का जो भी कहें उसका फ़ायदा उठाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग इसमें देखें क्या होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन में। इम्प्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को जब प्रैक्टिस में किया जाता है, तो जैसे होल्डिंग टुगेदर में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर डोमिनेंस करती है, लेकिन उसके रिलेशन को सुधारा जाना जो को अच्छा माना जाता है फेडरलिज्म के हिसाब से। और ऐसा ही इंडिया में भी देखने को मिला इन पास्ट, पिछले कई दशकों में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑफ्टन मिसयूज द आर्टिकल 356। यहाँ पे एक आर्टिकल की चर्चा है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहती है कि अगर किसी स्टेट में वायलेंस हो रहा है या वहाँ की गवर्नमेंट उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, तो वहाँ का उस स्टेट का जो राज्यपाल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए। और आर्टिकल 356 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर उसको डिसमिस कर दे। तो ये आर्टिकल 356 को का मिसयूज़ करते हुए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करते हुए, मिसयूज़ करते हुए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया है। तो ये एक फेयर रिलेशन नहीं कहा जा सकता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी वहाँ की पब्लिक के द्वारा उसके रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए हैं। और इस तरह से आर्टिकल 356 का यूज़ करके बहुत एमरजेंसी की स्थिति में 356 का प्रयोग किया जा सकता है। बट बहुत सारे और भी उपाय हैं कि बिना स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किए सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्प से वहाँ पर शांति
बनाई जा सकती है और वहाँ कंडीशन को अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो अगर स्टेट में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट मिसयूज़ करती है आर्टिकल 356 का और उसको चाहती है कि उसको हटा दिया जाए स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ से और फिर से री इलेक्शन हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक फेयर रिलेशन नहीं है और ये फेडरलिज्म को कमज़ोर करती है। द जुडिशियरी हैज़ प्लेड ए मेजर रोल एंड रीशेड्यूल स्टेट गवर्नमेंट मैनी टाइम्स। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में जुडिशियरी को इंटरफियरेंस करना पड़ता है ना। स्टेट गवर्नमेंट्स आर्टिकल 356 जो सेंटर लगाती है उसके खिलाफ वो जुडिशियरी में चल जाते हैं और वहाँ उनकी बात सुनी जाती है और जुडिशियरी बोलती है कि नहीं, वहाँ इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 356 को, और उसको रीशेड्यूल उसको कर देती है, मतलब फिर से उस गवर्नमेंट को वहाँ बैठा देती है। तो विच वेर डिसमिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसमिस किए गए थे पास्ट में कई बार, उनको जुडिशियरी ने फिर से अपॉइंट कर दिया वहाँ। दिस अंडरमाइंस द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और यहाँ पर जुडिशियरी का पावर सामने आया और उसने अपने पावर्स का यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को डिफ़ाइन किया और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को फिर से वहाँ पे बहाल कर दिया जाए, फिर से अपॉइंट कर दिया जाए। तो ये स्पिरिट फेडरलिज्म की है इंडिया में, जिसको हम लोग देखें। तो बच्चों, इसके साथ फेडरलिज्म यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा लेसन। तो आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर पसंद आ रहा है लाइक कीजिए। धन्यवाद।